क्लास 12th बेटे, आज आपका गद्यांश का लास्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। इससे पहले के चार्ली चैपलिन और उसके और जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाए वो सारे चैप्टर आपके डिलीटेड हैं। शिरीष का फूल भी आपका 19 जो आप 2021 में जो पेपर देंगे उसके लिए वो डिलीटेड था। ये लास्ट चैप्टर है जो कि आपका इसमें आएगा। तो उसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले मैं थोड़ा आपको प्रसंग बता दूं कि यह इसके राइटर जो हैं वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इसमें उन्होंने अंबेडकर जी ने जो दलित समाज था उसके प्रति अपने विचार और उसे समाज में ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किए उनके बारे में डिटेल वर्णन है। क्योंकि वह अपने जीवन में खुद भी अंबेडकर जी बहुत अपमान सह चुके थे और इसीलिए उन्होंने बचपन में ही प्रण कर लिया था कि मैं समाज में समानता लाऊंगा। वो दास्ता की विस्तृत परिभाषा देते थे। उसके अलावा उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पहले न्यूयॉर्क अमेरिका, उसके बाद लंदन में शिक्षा प्राप्त की। जब वह आने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जब देखा समाज में दलित वर्ग बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो इससे वह बहुत दुखी हुए और एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कि बौद्ध धर्म को भी अपना लिया, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रखा और वह संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। और उन्होंने इस समाज में समानता लाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए जो कि प्रशंसनीय है। और इसमें भी ये जो पाठ है आपका, इस पाठ में यह इन्होंने एक भाषण के लिए तैयार किया था, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ कॉस्ट 1936 में, उस समय ये जाति भेद का उच्छेद 2 प्रकरणों के तौर पर इन्होंने तैयार किया था और ये वार्षिक सम्मेलन था। उनमें इनका अध्यक्षीय भाषण जो इन्होंने देना था वो यहाँ पर उसके लिए इन्होंने तैयार किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि किसी कारणवश ये सम्मेलन जो है ये टल गया और हो नहीं पाया। तो इन्होंने इसी भाषण को जो बनाया था अपना, इसे पब्लिश कर दिया और यह इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ और इसको इतनी अधिक प्रसिद्धता प्राप्त हुई कि ये उसका ही एक अंश आपके उसमें भी लगाया गया है। इसमें लेखक जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दोषी मानता है। वो कहते हैं कि देखो, अब जाति प्रथा है क्या, प्राचीन समाज में, अर्वाचीन समाज में समाज को अच्छी तरह से चलाने के लिए समाज के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया जिससे कि समाज सही ढंग से चले। तो उसमें उन्होंने एक तबका देखा जो कि पठन पाठन में सही है, होशियार है, थोड़ा कर्मकांड में सही है, उसे उसने ब्राह्मण का नाम दे दिया। दूसरे नंबर में उसने देखा जो ताकतवर है, वीर है, रक्षा करने में पूर्ण सक्षम है, तो उसे उसने क्षत्रिय का नाम दे दिया। और तीसरे तबके को ऐसा बनाया जो कि व्यापार करने में, उधर का सामान इधर, इधर का सामान, आवश्यकता की चीज़ें उधर ले जाने में जो माहिर था, जो होशियार था, उसे उसने वैश्य का नाम दे दिया। और जो थोड़ा कमज़ोर तबका था उसे सफाई का काम दे दिया कि समाज में तुम सफाई का काम करोगे और जिससे कि बीमारी वगैरह से दूर रहेंगे। तो उस समय तो ये व्यवस्था समाज में को चलाने के लिए की गई, लेकिन बाद में इसका क्या हो गया, इसने विकृत रूप ले लिया। विकृत रूप ऐसा ले लिया जो कि गलत था। ऐसा रूप नहीं होना चाहिए था इसका कि उस समाज में जो तक फिर ये हुआ कि जो व्यक्ति जिस उसमें जन्म ले रहा है वो उसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। वैश्य के घर में वैश्य जन्म और ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण जन्म, तो उसके अनुसार उनका पेशा भी नियत कर दिया गया था। इसी का जो ये अंबेडकर जी हैं उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि किसी जाति, किसी धर्म में जो व्यक्ति बच्चा पैदा हो रहा है वो व्यक्ति में वो गुण सभी संपन्न हों, वो उससे अधिक प्रतिभाशाली भी हो सकता है, वो उससे अधिक काम दूसरे क्षेत्र में प्रतिभाशाली हो सकता है। और आज विकास इतना तेज़ी से हो रहा है कि मशीनों का युग है और अगर जिस तबके को हो सकता है, कोई तबका ऐसा है कि उसका वो बेरोजगार हो जाए, उसके अपने काम से जो है वो किसी तरह से संतुष्ट न हो, वो किसी अच्छे काम को करना चाहे, तो हमारी जाति प्रथा जो है उसे उस काम के लिए इजाज़त नहीं देती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी श्रमिक विभाजन की दोषी है हमारी जाति प्रथा। और दूसरी कहा भूखमरी और बेरोजगारी का कारण है हमारी जाति प्रथा। क्यों? क्योंकि हमारी भूखमरी और जाति प्रथा का कारण कैसी है, क्योंकि अगर व्यक्ति को जो काम से उसका पेट नहीं भर रहा, जो उसका पैतृक काम है वही उसने करना है, व्यवसाय जो है,
पैतृक व्यवसाय, वही उसने करना है और उससे उसका परिवार का भरण पोषण नहीं होता, जबकि उसके अंदर एबिलिटी है और काम करने की, लेकिन जाति प्रथा उसे इजाज़त और काम करने की नहीं देती थी। तो इसलिए उसने कहा कि ये भुखमरी और बेरोजगारी का कारण है। लेखक ने कहा आदर्श समाज होना चाहिए। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होनी चाहिए और भातृता का भाव होना चाहिए। भातृता मीन्स भाईचारे का भाव होना चाहिए, ठीक है। और समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, सभी को अपनी रक्षा के का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने कहा कि समाज जो होगा वो कैसा होगा, सही भी कहा, ठीक है। भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे दूध में पानी मिल जाता है, इस तरह का भाई दिखावटी नहीं होना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यानी प्रजातंत्र, इसी के नाम को बताया उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इनके अनुभवों की सामूहिक, जो इनके अनुभव होते हैं, इनका आदान प्रदान होना चाहिए हर समाज में। हर एक व्यक्ति को ऐसा नहीं कि जो उच्च वर्ग को प्राप्त अनुभव है वो निम्न वर्ग से शेयर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने अनुभव साझा करने चाहिए, इससे विकास होगा। और उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्रता का अधिकार उसे मानता हूँ जो व्यक्ति को अपने काम करने की, अपने कर्तव्य पालन की भी जो स्वतंत्रता देती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे पेशा कार्य करने को मजबूर करना, ये दासता है, इसे उन्होंने गुलामी माना। उन्होंने कहा ये स्वतंत्रता नहीं, हमारा देश अगर आज़ाद भी हो जाता है, अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए अगर मजबूर किया जाता है, तो इससे बड़ी दासता कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा समानता ये होनी चाहिए कि शारीरिक वंश परंपरा, ये 3 बातों पर निर्भर होनी चाहिए समानता, कि शारीरिक वंश परंपरा जो भी व्यक्ति कोई काम करे, और दूसरा उन्होंने कहा सामाजिक उत्तराधिकार मिले उसे, और मनुष्य के अपने प्रयास भी उसमें काउंट होने चाहिए कि मनुष्य का प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को समाज में, हर क्षेत्र में, और तभी जो होगी क्या आएगी, समानता आएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वंश और सामाजिक उत्तराधिकार का भेद अनावश्यक, यानी कि वंश के आधार पर आपको उसमें उत्तराधिकार मिले अपने पेशे में, और उसके अलावा आपको उत्तराधिकारी के रूप में वही पेशा मिले, ये बिल्कुल गलत है और इसे नहीं होना चाहिए। और इसे होने से क्या होगा कि वह तबका जितना नीचे है और भी नीचे चला जाएगा और वह कभी उबर ही नहीं सकेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, समाज में, संविधान में ऐसा कानून बनाया कम से कम 10 साल तक, उस समय जिस समय संविधान बना उस समय, कि जिससे कि इस नीचे तक के तबके को समानता के स्तर तक ऊपर लाया जाए। 10 साल तक ये कानून रहेगा कि ये समाज का तबका भी, अब हालांकि इस समय ऐसा कुछ नहीं है, वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन तत्कालीन समाज में जिस समय अम्बेडकर जी ने ये लिखा, उस समय जाति प्रथा पूरी तरह, ये कुरीति है, ये जो है पूरी तरह समाज में व्याप्त हो सकी थी। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को भी अपनी समानता में व्यवहार, देखो बहुत बड़ी बात कही कि राजनेताओं को विशेष, क्योंकि वो क्या करते हैं अपने वोट के लिए, अपने वोट के लिए और भी ज़्यादा क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि सब यह व्यवहार सिद्धांत की उपयोगी होगी कि अगर 2 वर्ग और श्रेणियों में विभाजित किसी को भी न किया जाए और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, खासकर राजनीतिज्ञों को। और उन्होंने कहा जब तक वर्गीकरण समाज में होगा या श्रेणीकरण होगा, तब तक संभव ही नहीं है कि हम एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकें। तो बच्चे, ये तो था आपका इस पाठ का आपको संक्षिप्तीकरण। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस पाठ में कोई ऐसे जो पैराज हैं जिनके आधार पर क्वेश्चन आंसर आते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है, कम ही आते हैं, लेकिन नहीं के बराबर आते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वर्तमान समाज हमारा बहुत आगे है। आज हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की प्रथा, इस तरह की मानसिकता नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि आपके बोर्ड में पैसे जा सके। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसरों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला प्रश्न आपका है जो आपकी बुक के आधार पर है, जात प्रथा को समविभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर ने क्या तर्क दिए? क्या तर्क दिए उन्होंने कहा कि यह विभाजन जो है स्वाभाविक नहीं है, जात प्रथा का विभाजन स्वाभाविक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। देखिए, उपेक्षा में इस मनुष्य को कितनी ताकत है, वो अपनी ताकत से कितना अच्छा काम कर सकता है, इसे वह क्या करता है, नहीं मानता। जाति प्रथा इसे नहीं मानती है, उपेक्षा करती है, और ये केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखती है। और इसके अलावा जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति का पेशा नियत हो जाना ये पूर्णतः अनुचित है, और जीवन भर को और आगे की
उनकी जो पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों को भी किसी एक व्यवसाय से बांध देना भी क्या है, गलत है। और ये जो है संकट के समय भी ये अपने पेशे को जो बदलने की अनुमति समाज नहीं देता है, जो प्रथा नहीं देती, वह पूर्णतः अनुचित है। इसलिए इसके पीछे यही तर्क जो दिए, मेन दिए, और ये कारण ये तर्क जो है पूर्णतः सही थे और ऐसा ही समाज होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में भुखमरी और का भी एक कारण बनती है, कैसे? ठीक है, और आज भी स्थिति है। जाति प्रथा में क्योंकि पेशा चुनने की अनुमति नहीं है, व्यक्ति अपने पैतृक पेशे को, क्योंकि आज मशीनी समय है, मशीनीकरण का समय है, जो काम हाथ से हम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में करते थे, वो काम आज मशीन कुछ ही मिनटों में तैयार कर देती है। तो इससे क्या होता है कि हाथ से काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो बेरोजगार हो जाता है, और वो क्या होता है, भूखमरी की स्थिति में आ जाता है पूरी तरह बेरोजगार होकर। और इसलिए ऐसे में यही इस प्रश्न का उत्तर, ऐसे में अंबेडकर कहते हैं कि ऐसे में व्यक्ति को अपना रोजगार बदलने की अनुमति होनी चाहिए। जाति प्रथा जो है ऐसी ही बाध्यता लाती है, और पैतृक व्यवसाय को त्याग कर नए पेशे को जो व्यक्ति जी रहा है वो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जिए। और इसकी दक्षता के अभाव में जो व्यक्ति काम करता है, हाँ वो काम कर सकता है अगर उसकी इच्छा है अपने पैतृक पेशे से, लेकिन उस के पीछे दबाव नहीं होना चाहिए कि तुम्हें यही काम करना है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक में कि लेखक ने के मत से दास्ता की क्या व्यापक परिभाषा है। उन्होंने क्या दी दास्ता के, अभी मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया। उन्होंने कहा कि दास्ता यानी कि गुलामी ये नहीं है कि हम केवल राजनीतिक रूप से किसी के अधीन रहें, या कानूनी पराधीनता यानी कानूनी रूप से हम किसी के अधीन रहें, यही दास्ता नहीं है। बल्कि क्या है कि कुछ लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्य के पालन करने के लिए विवश होना, कुछ लोगों को विवश कर देना कि नहीं तुम्हारा व्यवहार ये होना चाहिए और तुम्हारा ये कर्तव्य पालन होना चाहिए, ये जो है ये उससे भी बड़ी दास्ता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह के जहाँ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं वह बहुत बड़ी दास्ता है। तो ये उन्होंने दास्ता की व्यापक परिभाषा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि शारीरिक वंश परंपरा सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद समता को अंबेडकर जी ने समता को एक व्यवहार सिद्धांत मानने का क्यों आग्रह कहते हैं, इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिए। उन्होंने कहा कि समाज को यदि सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति में हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि इसका पैतृक व्यवसाय ये नहीं है, उसमें क्षमता ज़्यादा हो, तो उसकी क्षमता का फायदा हम तभी ले सकता है समाज जबकि उसको उस कार्य करने को इजाज़त दी जाए, उसका अधिकार हो। तो तभी समाज को प्रत्येक व्यक्ति की, देखो बिल्कुल करेक्ट बात है, हर एक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार फायदा समाज को तभी मिलेगा। हो सकता है कि किसी जिसको कि समाज नहीं मानता ये अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन सकता करके वो अच्छा साइंटिस्ट बनकर कुछ इतना बड़ा काम कर दे, इतना अच्छा वैज्ञानिक बनकर इतना बड़ा काम कर दे जो कि कोई कर ही नहीं सका। तो इस तरह से उसका फ़ायदा अगर समाज हमारा उसे उठने ही नहीं देगा तो उसके हम बुद्धिमत्ता का या उसकी हम एबिलिटी का हम फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता का विकास करने के बराबर समान अवसर देना चाहिए और सामाजिक परंपरा व्यक्ति के बस में नहीं है और उस आधार पर निर्णय लेना, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं किस वंश में पैदा हूँ या किस परंपरा में पैदा हूँ, ये तो बच्चे तो सब समान पैदा होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा ये अपने व्यवसाय को चुनने का निर्णय लेना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। आपकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थायी एवं जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है, क्या आप इससे सहमत हैं? बेटे ये क्वेश्चन ये आपका पर्टिकुलर है और ये क्वेश्चन भी नहीं समाज उसमें नहीं आता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है आपका जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन चेंज हो गए, थोड़ा बदल के आता है बोर्ड में। आदर्श समाज के 3 तत्वों में एक भ्रातृता को रखकर लेखक अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। इस भ्रातृता शब्द से आप कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो क्या आप इस शब्द को उचित समझेंगे? देखिए उन्होंने कहा
कि भातृता यानी कि समाज, आदर्श समाज का उन्होंने तीसरा तत्व भातृता बताया। भातृता मीन्स भाईचारा। तो इसमें लेखक स्त्रियों, भले ही स्त्रियों का अलग से उल्लेख लेखक ने नहीं किया, लेकिन वह तो समाज की बात कह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अलग से उल्लेख करे। समाज में तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं, ठीक है। इसमें सम्मिलित करने की बात जो है वो बेकार है। इसलिए भातृता शब्द जो है वो हालांकि प्रचलित में नहीं है, लेकिन उसे कहते हैं विश्व बंधुत्व, किसे कहते हैं विश्व बंधुत्व, वही भातृता शब्द अम्बेडकर का मतलब था, ठीक है। इसलिए भातृता शब्द से का उचित शब्द ये होगा भाईचारा या विश्व बंधुत्व। ठीक बेटे, ये आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, और उसके अलावा आपका गद्यांश पोर्शन भी आज कंप्लीट हो गया। जो गद्यांश पोर्शन में क्वेश्चन आंसर थे उसका ये लास्ट चैप्टर था। आशा है आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा, आपको इसमें पूरी तरह से पूरा जो गद्यांश काव्यांश मैंने पूर्ण किए सब समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।